और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहले देख लेते हैं कोरोना अपडेट। जी हां, देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,789 तक पहुंच गई है। अब तक 4,312 एक्टिव केस हैं। अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 353 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, 868 केस। तो इस वक्त की अपडेट आपको बता दें कोरोना से जुड़ी हुई। आपको बता दें कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,789 हो गई है, जबकि जो एक्टिव केस हैं वो 4,312 हैं और 124 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं राहत वाली खबर यह है कि 353 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। सबसे चिंताजनक बात महाराष्ट्र की है, जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यहां पर पॉजिटिव केसों की संख्या 868 हो गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन की अहमियत को बताया है। मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक लॉकडाउन के कारण मरीज से संक्रमण को कम किया जा सकता है। तो गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर सरकार अहम फैसले ले रही है। अगर कोई भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना किया जाए तो वह 30 दिन में करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर हम लॉकडाउन या सोशल एक्सपोजर को 75% कम कर दें तो वही एक इन्फेक्टेड पर्सन केवल 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। तो मेरी आप लोगों के द्वारा ये फिर से अपील है कि हम लोगों के लिए जरूरी है कि जो एक प्रोसेस गवर्नमेंट स्थाई पे सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, हम लॉकडाउन मेजर्स को, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को अपनाएं। लॉकडाउन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। आने वाले सप्ताह में कई त्योहार हैं। इस संदर्भ में कई कम्युनिटी लीडर्स भी आगे आए हैं। उन्होंने कम्युनिटीज को आग्रह किया है और कर रहे हैं कि वे लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन में सरकार का सहयोग दें। और इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है केंद्र। जी हां, कई राज्यों की केंद्र से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील हुई है। विशेषज्ञों ने भी केंद्र से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। सीएम अशोक गहलोत ने भी अपील की है, लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। यूपी के सीएम, एमपी के सीएम ने भी इसका समर्थन किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, जहां पर लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। कई राज्यों की केंद्र से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील है। जी हां, विशेषज्ञों ने भी केंद्र से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। वहीं अगर सीएम अशोक गहलोत की बात की जाए तो सीएम अशोक गहलोत भी लॉकडाउन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राज्यों को सोचना पड़ेगा, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी, आज भी हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री की हो, होम मिनिस्ट्री की हो या सरकार की हो, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। पर साथ में हम लोग अपने सुझाव भी देते हैं। साथ में हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लॉक आउट किया था देश के अंदर, उसी रूप में हम अपना फैसला खुद करें, जिससे कि हमारी स्थिति क्या है, उसमें लोगों को तकलीफ भी नहीं हो। आज काम धंधे बंद पड़े, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सरकार की रेवेन्यू का लॉस सही है, तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे, उनकी मजदूरी का क्या होगा, लोग भूखे कैसे सोएंगे। तो तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, पर हमने उसका मुकाबला अच्छे ढंग से किया है। हम चाहेंगे कि उसके बाद में जो स्थिति बने उसको इस रूप में खोला जाए जिससे लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और बार-बार लगाना भी नहीं पड़े। ये हमारी सोच है। लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग लॉकडाउन के इस अनुशासन को स्वीकार करें और सरकार के इस कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ेगी जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे। अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं है।
लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए। 15 अप्रैल के बाद में भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन को 15 तारीख के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए। इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई शंका भी नहीं रखना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक्स खराब होता है तो रिकवर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 6 साल महीने लगेंगे, हम सैक्रिफाइस भी करेंगे, कुछ एक अच्छे काम कर सकते हैं। और अब तक की प्रदेश कोरोना अपडेट आपको बता दें कि इस वक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 328 हो गई है। पिछले 12 घंटे में 27 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और राहत की बात यह है कि 32 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। जयपुर की और जोधपुर की हालत चिंताजनक है। जयपुर में 103 केसेस सामने आए हैं और जोधपुर में 66 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। तो इस वक्त की प्रदेश कोरोना अपडेट यह है कि मरीजों की संख्या अब तक जो 328 पहुंच चुकी है और पिछले 12 घंटे की बात की जाए तो 27 नए केस सामने आए हैं। और प्रदेश में कहां-कहां कितने केस हैं मैप के जरिए आपको दिखाते हैं। नए केस 27 आ चुके हैं। जयपुर में 103, जोधपुर में 66 केस सामने आए हैं। भीलवाड़ा की बात की जाए तो यहां पर 27, झुंझुनू में 23, टोंक में 20 केस सामने आ चुके हैं। बीकानेर और चूरू में 11-11 मामले आए हैं। कोटा में 10, जैसलमेर में 8, अजमेर, भरतपुर, डूंगरपुर और अलवर में 5-5 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं अब तक। बांसवाड़ा की बात की जाए तो यहां पर 9, दौसा में 6, उदयपुर में 4, पाली और प्रतापगढ़ में 2-2 केस सामने आए हैं। वहीं धौलपुर, नागौर, सीकर और करौली में 1-1 केस सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे जो राहत वाली बात है उसमें यह है कि 32 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन में है। प्रदेश के हालात पर सीएम लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में केरल के बाद अब तक सबसे ज्यादा जांच हुए हैं, तो इसके साथ ही उन्हें लॉकडाउन के दौरान सरकार के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही लॉकडाउन पर अभी अपनी राय रखी। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने लगातार जो स्क्रीनिंग की है, वो भी राजस्थान की आबादी करीब 7.5 करोड़ है। 1.7 फैमिलीज को अभी तक हमने टच कर लिया है। इसका मतलब करीब 5 करोड़ लोगों तक हमने स्क्रीनिंग की है बहुत बड़े स्केल पर, और 15,000 टेस्ट कर लिए, जो केरल के बाद में सबसे अधिक है लगभग राजस्थान के अंदर। हम लोगों ने करीब 2,500 करोड़ का लोकल पैकेज दिया है हम लोगों ने, जिसके आधार पर आप समझिए 78 लाख पेंशनर जो थे उनको 2 महीने की पेंशन एक साथ दे दी, तो उनके 3-4 हज़ार रुपये आ गए उनके पास में। करीब 31 लाख लोगों को हमने चिन्हित किया है। 31 लाख प्लस 2, 33 लाख जो मजदूर भी हैं, जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग थे, बीपीएल थे, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना के, जिनको हमने पहले 1,000 रुपये दिए, फिर 1,500 रुपये दिए, 2,500 रुपये उनके खाते में डाल दिए गए। उससे उनको तसल्ली हो गई, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। 10 किलोग्राम गेहूं पहले 5 दे रहे थे, फिर केंद्र सरकार ने घोषणा करने के बाद 10 किलोग्राम गेहूं प्रति हेड, और 1 करोड़ 11 लाख परिवारों को उसमें हम लोग फ्री दे रहे हैं उनको, अधिकांश लोगों को, और साथ में 1 किलो दाल दे रहे हैं। सब राज्यों को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी, आज भी हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री की हो, होम मिनिस्ट्री की हो या सरकार की हो, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। पर साथ में हम लोग अपने सुझाव भी देते हैं। साथ में हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लॉग आउट किया था देश के अंदर, उसी रूप में हम अपना फैसला खुद करें, जिससे कि हमारी स्थिति क्या है उसमें लोगों को तकलीफ भी नहीं हो। आज काम धंधे बंद पड़े, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सरकार की रेवेन्यू का लॉस सही है, तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे, उनकी मजदूरी का क्या होगा, लोग भूखे कैसे सोएंगे। तो तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, पर हमने उसका मुकाबला अच्छे ढंग से किया है। हम चाहेंगे कि उसके बाद में जो स्थिति बने उसको इस रूप में खोला जाए जिससे लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और बार-बार लगाना भी नहीं पड़े। ये हमारी सोच है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे वक्त में भारत सरकार और केंद्र सरकार और केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें। और हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने पत्र लिख के विश्वास दिलाया प्रधानमंत्री जी को कि आप निश्चिंत रहे, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी। आप उसके बाद मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को या सबको साथ लेके चलें और फैसले वो करें जो देश के लोग उसको वेलकम करें। मेरा मानना है उसी रूप में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा मानना है कि बहुत सीरियस मामला है
और ये ऐसा मामला बन गया कि गलती किसकी रही है वो भी देखना पड़ेगा। एक तरफा हम लोग ऐसे चला दिए देश के अंदर, एक तरफ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। उसके बीच में अगर किसी ने गलती की तो सजा मिलनी चाहिए, मुख में दर्द होना चाहिए। और अगर मान लो कोई आयोजन करे तो आप रोक देते, आप उनको कड़े से पेश आते, कौन आपको मना कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि इसकी तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या सिटिंग जज है, उसे जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा देश में नहीं दुनिया में बन चुका है, तो क्यों नहीं मतलब सच्चे सामने आए, देश के सामने सच्चे सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जिसमें मुकेश भाकर बने यूथ प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष। कीमती गलत नीतियों का विरोध करेंगे भाकर, युवाओं के बीच पार्टी को मजबूत करेंगे। भाकर ने ऐसा कहा है। चुनाव जीतने के बाद से ऑनलाइन चुनाव में धांधली के बाद विजेता घोषित। कांग्रेस नेता मुकेश भाकर से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। यूथ कांग्रेस के चुनावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 35 दिन बाद अब मुकेश भाकर को प्रदेशाध्यक्ष पर विजयी घोषित कर दिया गया है। खुद मुकेश भाकर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि 35 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें विजेता घोषित किया गया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। भाकर साहब, 35 दिन में ऐसा क्या उलटफेर हुआ कि अब आप विजेता घोषित कर दिए गए और पहले जो है सुमित बगासरा को ज्यादा वोट दिखाए गए थे? देखिए, जब 3 तारीख को जब रिजल्ट आया था तो उस समय यूथ कांग्रेस ने उस समय भी पोस्ट होल्ड रखी थी। सिर्फ वोट दिखाए थे कि इतने वोट इसको आए, इतने वोट इसको आए, और उसमें कहा था कि 5 दिन का आप लोगों के पास समय है। आप किसी को अगर शिकायत है, कुछ आप लोगों के पास इस रिजल्ट को लेकर आपके पास आपत्तियां हैं तो आप दे सकते हो। उन पे काम होके यूथ कांग्रेस पूर्णतः अगर आप संतुष्ट होगे उसके बाद रिजल्ट को हम घोषित करेंगे। पूरे चुनाव में हर जिले वाइज, हर विधानसभा वाइज जब मेरी काउंटिंग थी तो मुझे लगा था कि चुनाव आसानी से मेरा अच्छे मार्जिन से चुनाव निकलेगा। जब रिजल्ट आया उस दिन मैं रिजल्ट को देखकर मैं भी अचंभित था कि किस तरीके से इतना डिफरेंस रह सकता है और किस तरीके से जो व्यक्ति तीसरे की लड़ाई में था या जो लड़ाई में नहीं था उसको कैसे विजेता घोषित किया जा सकता है। लेकिन यूथ कांग्रेस ने उस समय भी पोस्ट होल्ड रखी थी, सिर्फ वोट दिखाए थे। हमने दिल्ली जाकर उसकी शिकायत करी तो यूथ कांग्रेस का इलेक्शन सिस्टम है, फेम है, और पहली बार, चूंकि हमेशा से बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं यूथ कांग्रेस के पूरे देश में, पहली बार राजस्थान में इसको अप्लाई किया गया। ये सिस्टम एक तरीके से देखे तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जो प्रभावी लोग थे, मजबूत लोग होते थे, वो अपनी विधानसभा पे, जिले में बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे और अनेक तरह तरह की शिकायतें उस समय बैलेट पेपर से आती थी कि डीआरओ, पीआरओ इन लोगों ने कुछ कर लिया। लेकिन जब ऑनलाइन पहली बार चुनाव स्टार्ट हुआ तो उसमें हैकिंग की जो पहले ही मैंने शिकायत चलते चुनाव में, चुनाव से पहले भी इलेक्शन कमीशन को, राष्ट्रीय नेतृत्व जो प्रभारी है उनको मैंने दे दी थी कि इस तरीके से कुछ लोग घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको हैक करके चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने शिकायत दी, उस पे पूरी यूथ कांग्रेस का इलेक्शन सिस्टम है, उन्होंने उस चुनाव के रिजल्ट को ऑडिट करवाया, एफएसएल करवाई कि हम लोग, वो भी ये चाह रहे थे कि हम भी संतुष्ट होना चाह रहे हैं, अगर इस चुनाव प्रक्रिया में खामियां है या ये चुनाव प्रभावित, मैनिपुलेट हो सकता है तो हम इसको बंद करेंगे। और आज जब वापस चुनाव आया, फेम ने इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को देख के दोबारा से जब ऑडिट करवाई गई, एफएसएल कराई गई, तो वास्तविक रिजल्ट आज सामने आया। तो मैं समझता हूं कि इससे पहले भी जो रिजल्ट था सिर्फ वोट दिखाए थे और उस समय भी यूथ कांग्रेस ने इस चुनाव को होल्ड पे रखा था। सुमित बगासरा उस वक्त नंबर 1 पे थे और आप नंबर 3 पे दिखाए, आज वो आप नंबर 1 है, वो नंबर 3 पे आ रहे हैं, तो फर्जीवाड़ा हुआ था, साफ तौर पे आपकी बात साबित हुई। हाँ, निश्चित तौर पे यूथ कांग्रेस का इलेक्शन सिस्टम भी इसको मान चुका है। जब उन लोगों ने हमसे बात करी तो उन्होंने कहा चुनाव हैक हुआ है और चुनाव में जो ओरिजिनल वोट हमने निकाल लिए और हैकिंग के बाद का जो चुनाव था वो भी हमने निकाल लिए। और उस समय मुझे लगभग 25,000 वोट दिखाए गए, 46,000 जो तीसरे नंबर के कैंडिडेट थे उनको दिखाए गए। लेकिन जब ओरिजिनल रिजल्ट हैकिंग से पहले का निकल कर आया, ऑडिट हुई, एफएसएल हुई, तो वो जो वास्तविक रिजल्ट था, वास्तविक जो वोट पड़े थे, वो आज आप सबके सामने। आप थे विधायक और नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश भाकर, जिनका कहना है कि सबको साथ लेकर वो आगे जाएंगे और पार्टी को युवाओं में और ज्यादा मजबूत करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चैची के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से RIL के डॉक्टर वंदना हमसे जुड़ी और सवालों के जवाब दिए, साथ ही सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं अरुण कुमार तिवारी, झारखंड बोकारो से। मेरी उम्र 36 साल है।
मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि कोरोना से बचने के क्या क्या उपाय हैं। मैं अविनेश कुमार धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। मेरा नाम हमीदुर रहमान है, मेरी उम्र 36 साल है और मैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और डॉक्टर साहब, हम ऐसा क्या करें जो हमें कोरोना नहीं हो जाए? कोरोना ना हो या कोरोना से बचने के लिए 3 सरल उपाय हैं। 1, अपने हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोए या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। दूसरा, अपने हाथों से आँख, कान, नाक, चेहरे इत्यादि को बार बार ना छुए। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। जितना हो सके अपने घरों में ही सुरक्षित रहे। मेरा नाम टुड्डू है, मुंगेर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से एक सवाल है, कोरोना इलाज के बाद फिर कोरोना हो सकता है? डॉक्टर साहब, मेरा नाम शाहिद खान है, मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र लगभग 35 साल है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, क्या कोरोना एक बार होने के बाद में अगर सिम्टम पाए जाते हैं तो क्या दोबारा भी हो सकता है कोरोना? चीन के वुहान शहर में ऐसे पाया गया है कि जिनको पहले कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका था उनको दोबारा से इन्फेक्शन हुआ है। तो हाँ, कोरोना का दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए एक बार अगर कोरोना हो भी गया तो भी प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उसको हम लोग लगातार इस्तेमाल करते रहे। नमस्ते, मैं रजनी दोहरे बोल रही हूँ, सीहोर एमपी से। मेरा आज का सवाल है कि सिर्फ मास्क ही हमें कोरोना से बचा सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, मैं सीमा सिंह बोल रही हूँ छपरा से। मैं जानना चाहती हूँ, मास्क लगाने से क्या कोरोना से हम लोग पूरी तरह सुरक्षित रह पाएंगे? मैं यज्ञेंद्र उड़ीसा के नयागढ़ से हूँ और मुझे ये जानना है क्या मास्क हमें पूरी तरह से कोरोना से बचा सकता है? नमस्कार, मैं जय शर्मा हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल क्या है कि क्या मास्क पूरी तरह से कोरोना वायरस से बचा सकता है क्या? मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन मास्क हमको पूरी तरह से कोरोना से बचाव नहीं दे सकता। तो मास्क पहनने के साथ साथ जो बाकी उपाय है, जैसे हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोना या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, अपने आँखों को, कान को, नाक को, चेहरे को बार बार अपने हाथों से ना छूना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये उपायों का भी अगर हम लोग मास्क के साथ साथ उपयोग करें तो हम लोग कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस अपील के साथ कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, घरों में रहें, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार।